नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भोपाल शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सोहन है। तो चलिए अब यह कहानी सोहन के नजरिए से सुनते हैं। शुरू में जब मैंने ऑटो चलाना शुरू किया था तब तो मुझे वह काम काफी बोरिंग लगता था, लेकिन फिर जैसे ही शाम होते होते मेरे हाथ में 1000 से 1600 रुपए कमाई हो जाती थी तो उन रुपयों को देखकर मेरे अंदर और भी ज्यादा काम करने का लालच आने लगा था। और अब मैं पैसे कमाने के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि सुबह के लगभग 5 बजे ही अपने घर से निकल जाया करता था और रात को भी लगभग 11 बजे तक घर पर आता था, क्योंकि मुझे जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा पैसा कमाना था। जिस ऑटो से पिताजी एक दिन में 300 से 500 रुपये लेकर शाम के वक्त घर पर जाया करते थे, उसी ऑटो से अब मैं रोजाना 1200 से 1800 रुपये लेकर घर पर जाने लगा था, जिसको देखकर मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों ही काफी खुश रहने लगे थे। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह ज्यादा पैसे कमाने का लालच एक दिन मुझे ऐसी मुसीबत में डाल देगा जिससे पढ़ने के बाद मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पैसे कमाए होंगे वो उस घटना के होने के बाद इस तरह से खर्च होने लगे कि कुछ ही दिनों में उन पैसों का पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसे कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए उस डरावनी घटना पर आता हूँ, जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आज आप लोगों के लिए यह कहानी लेकर आया हूँ। दरअसल अब मेरी हमेशा की तरह आदत पड़ गई थी कि मैं हमेशा 9 से 11 बजे के आसपास घर पर जाया करता था। उस दिन धीरे धीरे शाम ढल रही थी और मेरे ऑटो में उस वक्त लगभग 5 से 6 सवारियां बैठी हुई थीं। उन सवारियों को मुझे भोपाल में ही एक जगह पर छोड़ना था, पर उन्हें वहां छोड़कर वापस आ रहा था तो वापस आते आते मुझे रात के लगभग 7 बज चुके थे। उस वक्त मैं सोच रहा था कि आज तो कोई सवारी भी नहीं मिल रही है, तो क्यों ना आज मैं थोड़ा जल्दी ही घर चला जाऊं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि रोजाना घर जाते ही मेरी माँ मुझसे पूछती है कि बेटा आज के दिन कितने की दिहाड़ी बनी। तो अगर मैं उन्हें कहूंगा कि माँ आज तो सिर्फ 1600 की ही दिहाड़ी बनी है, तो उनके चेहरे पर यह सुनकर मायूसी आ जाएगी, क्योंकि मैं रोजाना उन्हें 2100 से ऊपर की ही दिहाड़ी ले जाकर देता हूँ। अब उस वक्त मेरे मन में यह था कि अगर मुझे आज घर जाने से पहले 3 से 4 सवारियां और मिल जाती तो मेरी रोजाना की तरह 2100 से ऊपर की दिहाड़ी बन जाती। इसी वजह से अब मैं 2-4 सवारी के चक्कर में सड़कों पर इधर उधर घूमने लगा था। उस वक्त धीरे धीरे सड़कों पर लोग दिखना कम हो रहे थे और जो दुकानदार थे वे भी अपनी दुकानों को बंद करके अब अपने अपने घर जाने लगे थे। थोड़ी ही देर में पूरी सड़क पर चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया था। अब तक मुझे इधर उधर घूमते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, लेकिन मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से मैं थक हार कर अपने ऑटो को स्टार्ट करता हूँ और अपने घर की ओर निकल लेता हूँ। जिस जगह से मैं अपने घर जा रहा था उस जगह से मेरा घर लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। इसी वजह से अब मैं अपने ऑटो में गाने बजाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से ही मुझे एक सुनसान सड़क पर एक घुमाव में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह औरत सड़क पर खड़ी खड़ी बार बार इधर उधर देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कहीं पर जाना है और वह किसी ऑटो या टैक्सी का इंतजार कर रही है। लेकिन मेरा एक मन उस वक्त मुझे कहता है कि रात के 11 बजने को आए हैं और इस वक्त कोई औरत भला इस सुनसान सड़क पर यूं अकेली कैसे खड़ी रह सकती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि एक बार मैं उसके पास अपने ऑटो को रोककर उसे यह पूछ ही लेता हूं कि बहन जी आपको कहाँ जाना है, और फिर उसके बाद मैं करता भी कुछ वैसा ही हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ऑटो को रोककर उसे यह पूछा कि बहन जी आपको कहाँ जाना है, तो मुझे जवाब देने के बजाय वह डायरेक्ट ही मेरे ऑटो में आकर बैठ जाती हैं और ऑटो में बैठने के बाद कुछ भी नहीं बोलती हैं। जब मैं उसे यह कहता हूं कि आपको कहाँ जाना है, पहले यह तो बताओ, क्योंकि मैं अब अपने घर पर जा रहा हूं और अगर आपको किसी दूसरी तरफ जाना है तो मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, तो वो मुझे मेरे ही घर की तरफ चलने के लिए कहती हैं। लेकिन उसने जिस जगह का नाम बताया था वह जगह मेरे घर से भी लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे थी, यानी कि मुझे अपने घर को भी पार करके आगे की तरफ जाना था।
पर उस वक्त मैं भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता हूं और उससे डबल किराया मांगता हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने एक ही बार में डबल किराया देने के लिए भी हाँ कर दी। जैसे ही उसने डबल किराया देने के लिए हाँ की तो मैं भी खुशी के मारे अपने ऑटो को फिर से स्टार्ट करके वहां से निकल लेता हूं। अब वह मेरे पीछे ऑटो में बैठी हुई थी। अब उस वक्त मेरे ऑटो में सुनहरे सुनहरे फिल्मी गाने चल रहे थे, लेकिन उन फिल्मी गानों के बीच ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह औरत मेरे पीछे बैठी बैठी घूर रही हो या फिर जोर जोर से सांस ले रही हो, जैसे कि कोई अस्थमा का मरीज सांस लेता है। एक पल के लिए तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो आवाज मेरे कानों के काफी करीब से आने लगी और मुझे लगा कि जैसे वह बिल्कुल मेरी गर्दन के पीछे ही है, तो मैं अचानक से पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं। लेकिन उस वक्त वह औरत मुझे अपनी सीट पर बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बैठी हुई दिखाई देती है और ना ही वह कोई जोर जोर से सांस ले रही थी। लेकिन फिर जब मैं वापस से सामने की तरफ मुंह करके ऑटो चलाने लगता हूं, तो अब वह आवाज पहले से भी ज्यादा और भारीपन में मुझे सुनाई देने लगी थी। इसी वजह से मैं चलते ऑटो में ही अपने गानों को बंद कर देता हूं। यानी कि उस वक्त मेरे ऑटो में जो गाने बज रहे थे उन्हें मैंने बंद कर दिया था। अब उस सुनसान सड़क पर मुझे सिर्फ अपने दौड़ते हुए ऑटो के टायरों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने गानों को बंद किया था तो फिर भी मुझे वह घराने की आवाज सुनाई देने लगी थी। तभी मैं चलते ऑटो में ही उस औरत की तरफ बिना मुंह किए ही उससे बोलता हूं, क्या हुआ बहन जी, आपको कोई तकलीफ है क्या? मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। लेकिन वह मेरी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती हैं और अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मुझसे कहती हैं, चुपचाप ऑटो चलाओ, तुम जैसे ऑटो वालों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूं। रात का वक्त और सुनसान सड़क देखकर तुम लोग अकेली औरत को पाकर उससे गोल गोल बातें करके उसको अपने चक्कर में फंसाना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसी वैसी औरत बिल्कुल भी नहीं हूं। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसी औरत हूं तो तुम बात करना तो दूर बल्कि मेरे पास में बैठे रहकर सांस लेना भी भूल जाओगे। उसके बाद सुनकर मैंने सोचा कि बड़ी ही खतरनाक औरत है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि जब मैं इसके बारे में जानूं तो मैं सांस लेना ही भूल जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए मैं मन ही मन में उसका मजाक उड़ाते हुए अपने ऑटो को चलाते हुए उस सुनसान सड़क पर जा रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मुझे इससे क्या मतलब है। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। इसको जहां उतरना है वहां इसको छोड़ते ही मैं वापस अपने घर पर निकल जाऊंगा। अब मैं मेरे उस घर वाले रास्ते को भी पार करके आगे की तरफ निकल चुका था। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर उस रास्ते पर आगे चलने के बाद उस सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा सा कब्रिस्तान आता है और वह कब्रिस्तान देखने में इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर उस सड़क के एक तरफ से आप उस कब्रिस्तान को देखने लगोगे तो उस कब्रिस्तान का दूसरी तरफ का हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा। आपको सिर्फ वहां पर कब्र ही कब्र नजर आएंगी। और उस कब्रिस्तान में बीच बीच में इतने बड़े बड़े और लंबे लंबे पेड़ थे कि उन पेड़ों की वजह से उस कब्रिस्तान में दिन के वक्त भी एक अंधेरा सा छाया रहता था, क्योंकि उन पेड़ों पर काफी घने और चौड़े चौड़े पत्ते थे, जिसकी वजह से सूरज का प्रकाश उस कब्रिस्तान में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता था। अब आप लोग सोचो कि अगर दिन के वक्त ही वहां पर रात का जैसा माहौल यानी कि रात का जैसा अंधेरा रहता हो तो रात के वक्त वह कब्रिस्तान कितना ज्यादा डरावना लगता होगा। जब कभी भी मैं उस कब्रिस्तान के आजू बाजू से गुजरता था तो उस वक्त मैं डर के मारे उसकी तरफ अपनी नजर भी नहीं घुमाता था, क्योंकि मैंने मेरी माँ से सुना था कि उस कब्रिस्तान में दफन लोगों की आत्माएं आज भी वहां पर भटकती हैं और रात के वक्त उस कब्रिस्तान के अगल बगल में रहने वाले लोगों को उस कब्रिस्तान की तरफ से अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। बचपन से ही मैंने मेरी माँ के मुंह से उस कब्रिस्तान के बारे में इस तरह की कई कहानियां सुनी थीं, जिसकी वजह से बड़े होने के बावजूद भी उस कब्रिस्तान का डर आज तक मेरे मन से नहीं निकला था। इसी वजह से इस वक्त भी जब मैं उस औरत को उस कब्रिस्तान के पास से होते हुए लेकर जा रहा था तो मैंने एक पल के लिए भी अपनी नजरों को उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं घुमाया था। लेकिन तभी वहां पर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही मुझे मजबूरन उस कब्रिस्तान की तरफ देखना ही पड़ता है। दरअसल अभी मैं उस कब्रिस्तान के पास से होते हुए
थोड़ा धीमी रफ्तार में ही अपने ऑटो को लेकर गुजर रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुझे उस कब्रिस्तान से इतना ही ज्यादा डर लगता था तो फिर मैं अपने ऑटो को उस कब्रिस्तान के पास से धीमी रफ्तार में लेकर क्यों जा रहा था, बल्कि मुझे तो वहां से जितना तेज हो सके उतनी तेज रफ्तार में निकल जाना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस कब्रिस्तान के सामने से जो सड़क गुजरती थी, उस सड़क पर जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे हो रखे थे और उन गड्ढों में भी बरसात का पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ही नहीं बल्कि वहां से गुजरने वाले किसी भी वाहन वाले को वहां से धीरे ही गुजरना पड़ता था। वहां के बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं कि उस सड़क को कई बार सरकार के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन वह सड़क जितने हिस्से में वह कब्रिस्तान था, उसके सामने की सड़क अपने आप ही लगभग 2 से 4 महीनों में टूट जाती थी। यानी कि धीरे धीरे करते करते वहां पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते थे और एक बार अगर बारिश हो गई तो फिर वह बारिश का पानी वहां पर भर जाता था और उसके बाद तो वह सड़क लगातार टूटना शुरू हो जाती थी। अब तो सरकार ने भी वहां उस सड़क को दोबारा से बनवाना बंद कर दिया था, क्योंकि सभी को ऐसा लगता था कि शायद इस कब्रिस्तान की वजह से ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह सड़क इतने ही दिनों में वापस टूट जाती है। क्योंकि उस कब्रिस्तान से पहले वाली सड़क और उससे आगे वाली सड़क बिल्कुल वैसे की वैसे ही सही सलामत रहती थी, लेकिन उसके सामने लगभग आधा किलोमीटर में वह जो कब्रिस्तान था, तो वह आधा किलोमीटर की सड़क को चाहे कितनी ही बार बना लो, वह अपने आप ही टूट जाती थी। अब इसी कारण मुझे भी अपने ऑटो को उस रात जब मैं उस औरत को बिठाकर वहां से गुजर रहा था, तो धीरे धीरे वहां से गुजरना पड़ रहा था। अभी मैं वहां से धीरे धीरे गुजर रहा था कि तभी उस कब्रिस्तान के अंदर से मुझे एक औरत की काफी तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। उस आवाज को सुनते ही मैं घबरा जाता हूं। मैं सोचता हूं कि कब्रिस्तान के अंदर से किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है, और वह भी इतनी रात को। उस आवाज को सुनते ही मुझे मेरी माँ के द्वारा सुनाई गई सारी कहानियां याद आने लगती हैं और डर के मारे मेरे माथे से पसीना टपकने लगता है। अभी मैं अपने डर को थोड़ा काबू में करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मैं और भी ज्यादा डर जाता हूं। दरअसल मैं उस टूटी फूटी सड़क के गड्ढों से अपने ऑटो के टायरों को इधर से उधर बचाते हुए जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। और जिस तरीके से पीछे की तरफ से मेरे कंधे पर हाथ रखा गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे वहां पर रुकने के लिए कह रहा हो। जाहिर सी बात है, वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का था जो उस वक्त मेरे पीछे मेरे ऑटो में बैठी हुई थी। मेरे कंधे पर हाथ रखने के साथ ही पीछे की तरफ से मुझे आवाज सुनाई देती है कि यहीं पर ऑटो रोक दो। उसने वह ऑटो उस कब्रिस्तान का जो बड़ा सा गेट था, बिल्कुल उसके सामने आते ही रुकवाया था। उसके कहते ही अचानक से मैं वहां पर ऑटो रोकने के बजाय चलते ऑटो में ही उस औरत से कहता हूं कि अरे बहन जी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप देख नहीं रही कि आप किस जगह पर ऑटो रोकने के लिए कह रही हैं? वहां बगल में ही यह बड़ा सा कब्रिस्तान है और अभी आपको किसी औरत के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दी? मुझे तो किसी औरत की काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है और इस जगह पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। जवान औरत की तरह दिखाई दे रहा था। उस काली साड़ी में वह काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसने जो अपने सिर के काले काले और लंबे लंबे बालों को खुला करके रखा था, तो उसके सिर के वह खुले हुए बाल उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन उस वक्त मुझे पैसे पकड़ने के बाद वो उस कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगती है। उस वक्त मैं एक तो इस सोच में लगा हुआ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यह दिखने में तो इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन इसका वह हाथ इतना ज्यादा बूढ़ा बूढ़ा सा कैसे लग रहा है। लेकिन अभी मैं उस चीज के बारे में ठीक तरीके से सोच या समझ पाता, उससे पहले ही मुझे दिखाई देता है कि वह औरत उस कब्रिस्तान के बड़े से लोहे के गेट को जाकर खोलने लगती है। जैसे ही मैं उसे यह करते हुए देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कहीं यह औरत पागल तो नहीं हो गई है। रात के उस वक्त तक लगभग 12 बजने को आए थे और वह औरत अकेली ही उस सुनसान और डरावने कब्रिस्तान के गेट को खोले जा रही थी। तभी मैं ऑटो में बैठा बैठा ही उसे आवाज लगाता हूं और उसे कहता हूं कि अरे बहन जी, आप पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को कब्रिस्तान में क्यों जा रही हो? अगर मरना ही है
तो सड़क पर जाकर किसी ट्रक की टक्कर से मर जाओ, लेकिन इन कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों की आत्माओं के पास जाकर क्यों मर रही हो? मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह औरत उस कब्रिस्तान के लोहे के गेट को अपने हाथों से पकड़े हुए अचानक से अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमाती है, और उस वक्त जिस तरीके से वह मुझे देखती है, उसके उस तरीके से देखने को देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त जैसे ही वह मेरी तरफ अपने मुंह को करके देखती है तो अचानक से ही वहां पर हल्की हल्की सी हवा चलने लगती है, जिसमें उस औरत के सिर के बाल उड़ने लगते हैं। और उस वक्त मुझे उसका चेहरा अचानक से ही इतना डरावना लगता है कि एक पल के लिए उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह खुद ही इस कब्रिस्तान में भटकने वाली कोई आत्मा हो, क्योंकि उस वक्त वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हल्की हल्की मुस्कुराती है, और साथ ही उस वक्त उसकी जो आंखें थीं वह भी काफी ज्यादा मोटी मोटी और डरावनी सी नजर आ रही थीं। एक पल के लिए उसकी तरफ देखते ही मैं थोड़ा सहम जाता हूं और दोबारा से उसको कुछ बोलने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तभी मैं सोचता हूं कि अगर इसको मरना है तो मरने दो, मुझे तो यहां से निकल जाना चाहिए। इसी वजह से मैं उसकी तरफ देखते देखते ही वापस अपने ऑटो को स्टार्ट करने लगता हूं। जब मैं अपने ऑटो को स्टार्ट कर रहा था तो वह लगातार उस कब्रिस्तान के लोहे के गेट को पकड़कर मेरी तरफ ही देख रही थी और बिल्कुल उसी तरीके से मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस वक्त मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब मुझे दिखाई देता है कि बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी मेरा ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है। यह चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। अब बार बार मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी मेरा ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। ऑटो को स्टार्ट करते करते मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया था, और वह पसीना शायद उस औरत को भी ठीक तरीके से दिखाई दे रहा था। उस पसीने को देखकर शायद वह यह भी समझ गई थी कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूं। लेकिन तभी अचानक से ही वह अपने हल्के हल्के कदमों से वापस मेरी तरफ आने लगती है। उसको मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि एक पल के लिए तो मेरा मन करता है कि मैं मेरे ऑटो को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाऊं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि एक यह ऑटो ही तो मेरे घर का गुजारा चलाने का जरिया है। अगर इसको भी कुछ हो गया तो फिर मैं और मेरा पूरा परिवार बुरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। इसी वजह से मैं उस वक्त डरा सहमा सा उस ऑटो में ही बैठा रहता हूं। लेकिन जब वह धीरे धीरे मेरी तरफ वापस आ रही थी तो मेरे चेहरे पर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे बदन पर पसीना आ गया था, क्योंकि एक मर्द होने के बावजूद उस कब्रिस्तान के पास में होकर मैं इतना ज्यादा डर रहा था, लेकिन एक औरत होकर वह बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। और उस वक्त ऊपर से वह जो हल्की हल्की हवा चल रही थी और उस हवा में जो उसके खुले हुए बाल उड़ रहे थे, वह तो उसकी उस मुस्कुराहट और उसके चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। तभी वह मेरे ऑटो के पास आकर मुझसे पहली बार इतनी लंबी बात बोलती है। वो मुझसे कहती है कि आज दिन के वक्त मैं इस कब्रिस्तान में आई थी क्योंकि इस कब्रिस्तान में मेरे पति की कब्र है और मैं उस कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आई थी। लेकिन उस वक्त गलती से मैं भूलकर मेरा जो पर्स था उसको वहीं पर छोड़ आई और यहाँ से निकल गई। लेकिन आगे जाने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपने पर्स को तो उस कब्रिस्तान में ही भूल आई हूँ। इसी वजह से मैं वापस आकर इस कब्रिस्तान में अपने पर्स को लेना चाह रही थी, लेकिन रास्ते में ही मुझे आते आते काफी ज्यादा देर हो गई। अब यहाँ पर आसपास में मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, इसी वजह से मैं रात के वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकती। तो अब मैं जितना जल्दी हो सके इस कब्रिस्तान में जाकर अपने पर्स को वहां से उठाकर वापस जहां मुझे जाना है वहां चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी तरह ही डर तो मुझे भी काफी ज्यादा लग रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद और कर दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी। उस वक्त उसके मुंह से पैसों का नाम सुनते ही मेरे मन में लालच के लड्डू फूटने लगते हैं और मैं डरते डरते उससे कहता हूं, कैसी मदद? तो वह मुझसे कहती हैं कि तुम भी मेरे साथ कब्रिस्तान के अंदर चलो। मैं अकेली कब्रिस्तान के अंदर जाऊंगी तो मुझे काफी ज्यादा डर लगेगा, लेकिन अगर हम 2 लोग एक साथ जाएंगे तो मुझे डर थोड़ा कम लगेगा। और पर्स को बाहर वापस लाते ही पर्स में जो पैसे हैं उनमें से मैं तुम्हें 1000 और दे दूंगी, क्योंकि उस पर्स में मेरा काफी ज्यादा कीमती सामान है। उस पर्स में मेरे कुछ गहने और थोड़े बहुत पैसे भी हैं। अब उस जगह तक आने का उस औरत ने मुझे 200 भाड़ा तो पहले से ही दे दिया था,
लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में आता है कि अगर इस औरत का पर्स दिन के वक्त इस कब्रिस्तान में रह गया था तो फिर इसके पास मुझे भाड़े के पैसे देने के लिए पैसे कहां से आए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में 400 की जगह 800 घूमने लगते हैं और मैं सोचता हूं कि कब्रिस्तान के अंदर जाकर ही तो वापस आना है, इसमें इतनी कौन सी डरने वाली बात है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में मेरी माँ के द्वारा सुनाई गई कई डरावनी कहानियां आने लगती हैं जो कि उस कब्रिस्तान के बारे में ही सुनाई गई थीं। और अभी थोड़ी देर पहले अचानक से उस कब्रिस्तान के अंदर से मुझे जो औरत की आवाज सुनाई दी थी वह बात भी मुझे याद आती है। इसी वजह से डर कर मैं उस औरत से उस कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता हूँ। मेरे मना करते ही उसके चेहरे पर मुझे एक निराशा दिखाई देती है और वह थोड़ी उदास हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वह मुझे फिर से कहती हैं कि मैं तुम्हें 500 की जगह 1000 दूंगी, लेकिन तुम एक बार मेरे साथ इस कब्रिस्तान के अंदर चलो, क्योंकि उस पर्स में मेरे काफी महंगे गहने हैं जिनको मैं आज ही सुनार की दुकान से लेकर आई थी। साथ ही उस पर्स में मेरे लगभग 8 से 16 हजार भी हैं और उन 16 हजार में से मैं तुम्हें 1000 दे दूंगी। अब मेरे मन में फिर से लालच के लड्डू फूटते हैं और उस वक्त मैं उस जगह पर भी मौके का फायदा उठाने की सोचता हूँ। जिस तरीके से मैंने मजबूरी में उस औरत से मौके का फायदा उठाकर 2 गुना किराया लिया था, उसी तरीके से उस औरत से कहता हूँ कि मैं 1000 में तो अंदर नहीं चलूंगा, अगर तुम मुझे 2000 दो तो मैं अंदर चल सकता हूँ। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह औरत काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मेरे कहते ही वह मुझे 2000 देने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन उस वक्त मैं पागल इतना भी नहीं समझ पा रहा था कि मौके का फायदा मैं नहीं, बल्कि मेरे सामने वह जो खड़ी हुई हैं वो उठा रही हैं। उसको हाँ करने के बाद मैं अपने ऑटो को वहीं पर छोड़कर उसके साथ उस कब्रिस्तान में चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब मेरे तैयार होते ही वह मुझे अपने साथ लेकर उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगती है। आगे आगे वह चल रही थी और उसके पीछे पीछे मैं चल रहा था। कब्रिस्तान के उस बड़े से लोहे से गेट के पास में जाने के बाद वह औरत उस कब्रिस्तान के गेट के ऊपर जो बड़ी सी कुंडी लगी हुई थी उसको खोलने लगती है। लेकिन उस वक्त उस गेट की कुंडी पर काफी ज्यादा जंग आई हुई थी, जिसकी वजह से जैसे ही उसने उस कुंडी को खोलने की कोशिश की तो खोलने के दौरान उस लोहे के गेट की काफी ज्यादा आवाज आने लगती है जो सुनसान कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीरते हुए मेरे कानों में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह औरत उस गेट को खोल देती है। जैसे ही वह गेट को खोलती है तो गेट के खुलने की आवाज आती है और फिर वह मेरी तरफ देखकर मुझे कहती हैं कि चलो। तो अब मेरे चेहरे पर मुझे उस जगह पर जलन होने लगी थी, यानी कि मेरे चेहरे पर उस जगह पर अजीब तरीके से खुजली चलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई ऐसी चीज खा ली हो जिसकी वजह से मेरे मुंह में काफी ज्यादा जलन हो रही हो। लेकिन उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वह हवा का झोंका जैसे ही हम लोगों को छूते हुए हम लोगों के पीछे से जाता है तो उस हवा के झोंके के साथ ही उस कब्रिस्तान का वो जो बड़ा सा और भारी सा लोहे का गेट था वह अचानक से ही बंद हो जाता है। उस वक्त उस गेट को इस तरह से बंद होता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि शायद हवा की वजह से वो बंद हो गया होगा, जो कि अक्सर होता है कि जब कभी भी हवा आती है तो दरवाजे अपने आप ही हवा की वजह से बंद हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि वह लोहे का गेट तो बहुत ही ज्यादा भारी था और वह इतना भारी गेट अचानक से इस हवा के झोंके से कैसे बंद हो सकता है। लेकिन तभी वह औरत मुझसे कहती है कि अरे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, चलो मेरे साथ। तो फिर उससे मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। अब वह कब्रिस्तान दिखने में काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था। अब वो औरत चलती ही जा रही थी तो मैं उसे पूछता हूँ कि आगे कितना दूर चलना है, लेकिन वह मेरी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। जब मैं बार बार पीछे से उससे यह बात कहता हूँ कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं यहीं पर रुकता हूँ, आप आगे जाकर अपना पर्स ले आओ। तभी मेरी यह बात सुनकर वह आगे की तरफ चलते चलते ही मुझसे कहती हैं कि थोड़ी देर सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उस वक्त जैसे ही उसने अपने मुंह से यह बात बोली तो उसके मुंह से यह बात सुनते ही मेरी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसने वह बात अपनी आवाज में नहीं बोली थी, बल्कि उस वक्त उसकी आवाज
पूरी तरीके से बदल गई थी। अब वह आवाज मुझे किसी बहुत ही भारी भारी मर्द की आवाज की तरह सुनाई देती है। जैसे ही मुझे ऐसी आवाज सुनाई देती है तो मैं एक बार फिर से उसको आवाज को सुनने की कोशिश करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आपके पति को मरे हुए कितना समय हो गया। तो वह मुझे फिर से इस अजीब सी भारी सी आवाज में गुर्राते हुए कहती हैं कि आगे चल, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब फिर से मुझे जैसे ही वह आवाज सुनाई देती है तो मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और उस वक्त मैं कांपने लगता हूँ और कांपते कांपते ही मैं किसी छोटे बच्चे की तरह वहां पर रोने लगता हूँ। अब जैसे ही मेरे रोने की आवाज मेरे आगे चल रही वह औरत सुनती है तो चलते चलते ही उसके कदम रुक जाते हैं और उससे पहले ही मैं भी चलना बंद कर चुका था। लेकिन जैसे ही उसको यह एहसास होता है कि मैं उसके पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ और वहीं पर रुक गया हूँ तो वह अचानक से ही मेरी तरफ पलटती है और जैसे ही वह मेरी तरफ पलटती है तो मैं डर के मारे 2-3 कदम पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी तो उस वक्त उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी कि अब तक वह मुझे जितनी सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, अब वह उतनी ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। पीछे की तरफ से तो वो वैसी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने का हुलिया अब हर प्रकार से बदल चुका था। अब मुझे दिखाई देता है कि उसका वह सुंदर सा दिखाई देने वाला चेहरा बिल्कुल उसके उस हाथ की तरह हो गया है, जिस हाथ को मैंने उस वक्त देखा था जब उसने मुझे किराए के पैसे दिए थे। यानी कि उस वक्त जब उसके हाथ पर मुझे झुर्रियां पड़ी हुई दिखाई दे रही थीं, ठीक उसी तरीके से अब उसके पूरे चेहरे पर मुझे झुर्रियां नजर आने लगती हैं। साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से काला काला सा हो गया था और उस वक्त उसकी जो आंखें थीं वह कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ी दिखाई दे रही थीं। साथ ही उसकी आंखें भी अंदर की तरफ से पूरी तरीके से बदल चुकी थीं। यानी कि ना ही तो वह काली दिखाई दे रही थी और ना ही सफेद दिखाई दे रही थी, बल्कि वह तो कुछ अलग ही प्रकार की हो गई थी। साथ ही उस वक्त उसका मुंह का जो जबड़ा था वह भी पूरी तरीके से फटा हुआ दिखाई दे रहा था और उसमें से उसके लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले हुए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके बाकी के शरीर की त्वचा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी और अब उसने मेरे सामने पूरी तरीके से एक डायन या चुड़ैल का रूप ले लिया था, जिसको देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि उस वक्त मेरे पैंट में सुसु आने वाली हो गई थी। लेकिन मैंने मेरी माँ से कहानियों में सुना था कि जो कोई भी कब्रिस्तान के अंदर या फिर कहीं पर किसी की कोई कब्र दफन हो, वहां उसके ऊपर पेशाब कर देता है तो फिर वहां पर जिस आदमी की लाश दफन होती है उस आदमी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ही उसके पीछे पड़ जाती है। इसी वजह से मेरी माँ की वह बात याद आते ही मैं डर के मारे अपने पेशाब को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे चारों तरफ का माहौल कुछ इस तरह का था कि मैं चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाता हूँ और मेरे वहीं पर खड़े खड़े ही डर के मारे पेशाब निकल जाता है। लेकिन उस वक्त मैं किसी तरह हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करता हूँ और मेरे शरीर में जितनी भी ताकत थी मैं पीछे की तरफ मुड़कर अब उस बड़े से लोहे के गेट अब मैं बार बार उस लोहे के गेट को हिला रहा था और चिल्ला रहा था कि खोलो खोलो, मैं यहाँ कब्रिस्तान के अंदर हूँ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ये मुझे मार डालेगी। मैं बार बार गेट को हिलाते हुए यह बातें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बाहर की तरफ से गुजर रहा होगा तो वह मेरी आवाज सुनकर मेरी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं उस गेट को जोर जोर से हिलाकर यह बातें चिल्ला चिल्ला कर बोल ही रहा था कि तभी मुझे फिर से अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। जैसे ही मुझे वह एहसास होता है तो मैं धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करके देखता हूँ तो मुझे वही चुड़ैल अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह मुझे वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है तो मैं डर के मारे रोने लग जाता हूँ। अभी मैं रोने ही वाला था कि तभी अचानक से ही उसने अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथ से मेरे मुंह पर वार किया और मेरे मुंह को अपने हाथ से उस लोहे के गेट पर पूरी तरीके से चिपका दिया। वह अपने हाथ का इतना जोर लगाने लगी कि उस लोहे के गेट से और उसके हाथ के बीच में मेरा सिर अब बुरी तरीके से दबने लगा था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था।
अब मैं वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही मैं चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपने एक दूसरे हाथ से मेरे पेट की चमड़ी को पकड़ लिया और वह अजीब तरीके से मेरे पेट की चमड़ी को पकड़कर उसमें अपने लंबे लंबे नाखून चुभाने लगी थी। यह चीज होते ही मैं किसी कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता हूं और मुझको इस तरह से फड़फड़ाते हुआ देखकर वह काफी ज्यादा हंसने लगती है। उसका वो डरावना चेहरा जब हंसते हुए मुझे दिखाई देता है तो वह इतना भयंकर और डरावना लग रहा था कि मैं आप लोगों को ठीक तरीके से शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। मेरे सिर को उस लोहे के गेट के ऊपर दबाते हुए वह डरावनी आत्मा पहली बार अपने मुंह से उस डरावनी आवाज में मुझे कुछ बोलती है। वह मुझसे कहती है कि तुम जैसे लालची लोग ही अक्सर अपने आप को मौत के मुंह में डालते हो और तुम्हारा लालच ही आज तुम्हें मौत के मुंह में ले आया है। मुझे यह बात कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और फिर से मुझसे कहती है कि आज तो पूरे कब्रिस्तान में दावत होगी। आज हम दोनों बहनों का ही कब्रिस्तान को दावत देने का नंबर था। आज हम दोनों बहनों को किसी तरीके से भी तेरे जैसे ही किसी को भी हलाल करके पूरे कब्रिस्तान को दावत देनी थी। आज कब्रिस्तान की सारी रूहें तेरे मांस के चीथड़े खाने के लिए लालायित हो रही हैं। अब मैं तेरे शरीर को बुरी तरीके से फाड़कर सभी लोगों को खिलाऊंगी। मुझसे यह बात कहकर वह अजीब तरीके से हंसने लगती है। उस वक्त मेरा सिर काफी फटने वाला हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो यह चुड़ैल तो मेरे सिर को इस लोहे के गेट में और अपने हाथ के बीच में पीस कर रख देगी। तभी मैं मन ही मन मेरी माँ की कही हुई बातों को याद करने लगता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जब कभी भी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जहां पर तुम्हें बचने का कोई भी रास्ता दिखाई ना दे तो फिर बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह रास्ता होता है भगवान को याद करना। उस वक्त सिर्फ सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है भगवान उस वक्त उसकी मदद जरूर करते हैं। मेरी माँ की यह बात याद आते ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ और कंपकपाते हुई आवाज में कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगता हूँ जो उस वक्त उस चुड़ैल को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस वक्त मैं बड़बड़ा रहा था तो वह मुझे कहने लगती है कि अरे तू क्या बड़बड़ा रहा है, तेरे में इतनी ही हिम्मत है तो मुझे बोल। लेकिन उस वक्त मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और उनसे प्रार्थना कर रहा था कि मैं मेरी माँ का एक ही लाडला बेटा हूँ और अगर आज मुझे भी कुछ हो गया तो मेरी माँ तो जीते जी ही मर जाएगी। हे भगवान, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बचा लो। अभी मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी वो आवाज दबी दबी निकल रही थी जो कि उस वक्त उस डरावनी आत्मा को समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से वह मुझसे पूछ रही थी कि तू क्या बड़बड़ा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बड़बड़ाना शुरू किया तो उसने और ज्यादा जोर देकर मेरे सिर पर दबाव देना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे मेरे कानों से खून निकलने लगा था, साथ ही मेरे नाक से भी खून की बूंदें बाहर आने लगी थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही पलों में मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि जिसके होते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। दरअसल बाहर की तरफ से उस बड़े से लोहे के गेट को एक झटका लगता है और उस झटके के साथ ही उस कब्रिस्तान का वह बड़ा सा लोहे का गेट उखड़कर साइड में पड़ जाता है और उस झटके के साथ ही मैं और वह डरावनी आत्मा भी उछलकर साइड में गिर जाते हैं। जैसे ही हम साइड में गिरते हैं तो मैं देखता हूं कि उस चुड़ैल के ऊपर ही वो लोहे का गेट गिर चुका था और उस लोहे के गेट के जो निकले सिरे थे वो उसके पेट में घुस चुके थे और उस शरीर के पेट में वह लोहे का गेट घुसने से पहले ही शायद वह डरावनी आत्मा उस शरीर को छोड़कर निकल चुकी थी। लेकिन उस वक्त मेरा शरीर काफी ज्यादा भारी भारी हो रहा था और मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी बाहर की तरफ से कुछ ही देर बाद लोगों की एक भीड़ दौड़ती हुई उस कब्रिस्तान की तरफ आती है, क्योंकि उस गेट के टूटने के साथ ही एक बहुत भयंकर धमाके की आवाज आई थी जिसको शायद वहां अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने सुन लिया था। तभी वो लोग दौड़ते हुए वहां पर आए थे। जब लोग उस कब्रिस्तान के अंदर आते हैं तो उनको उस कब्रिस्तान के कोने में पड़ा हुआ मैं दिखाई देता हूँ। उसके बाद 2-4 लोग मुझको वहां से उठाते हैं और बाहर ले जाकर बिठाते हैं। मुझे थोड़ा पानी पिलाते हैं
मैं जानता हूं कि अब आप लोगों को कहानी थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं अचानक से ही उस कब्रिस्तान की डरावनी आत्मा के चंगुल से छूट गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल हुआ ये था कि उस कब्रिस्तान का जो बड़ा सा लोहे का गेट था, उस लोहे के गेट से एक बहुत तेज रफ्तार कार आकर टकराई थी। और वह कार इतनी तेज रफ्तार में आकर उस गेट से टकराई थी कि वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस टक्कर में वह लोहे का गेट टूटकर ही गिर चुका था। जैसे ही वह कार आकर उस लोहे के गेट से टकराई तो उस वक्त अंदर की तरफ उस डरावनी चुड़ैल ने मुझे उस लोहे के गेट से अंदर की तरफ चिपका रखा था। तो जैसे ही गेट टूटा तो हम दोनों उछलकर साइड में गिर पड़े थे। लेकिन उस वक्त उस कार में जो लोग मौजूद थे वह लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और उनके सिर और हाथ पैर बुरी तरीके से फूट चुके थे और गाड़ी भी लगभग आधी से ज्यादा खत्म हो गई थी। उसके बाद उन लोगों को और मुझे उस कब्रिस्तान के सबसे नजदीक में मौजूद अस्पताल में लेकर जाया जाता है और 2 दिन तक हम लोगों का वहां पर इलाज चलता है। जब मैं थोड़ा ठीक महसूस करता हूं तो मैं उन लोगों के पास जाता हूं जिन लोगों का कार से एक्सीडेंट हुआ था। उन लोगों के पास जाकर मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तो वह लोग मुझे बताते हैं कि हम लोग एक शादी में से लौट रहे थे। रास्ते में हम लोगों को एक बूढ़ी सी औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई दिखाई देती है। रात के वक्त सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत को वहां पर खड़ी हुई देखकर उस आदमी की घरवाली उस आदमी से कहती है कि बूढ़ी औरत है, इसको जहां भी जाना है गाड़ी में बिठा लो और वहां पर छोड़ देना। रात के वक्त बेचारी कहां जाएगी। लेकिन उस बूढ़ी औरत को गाड़ी में बिठाने के बाद ही उनके साथ कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थीं। रास्ते में चलते वक्त 2 बार तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और फिर जैसे ही वह उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो अचानक से ही उस बूढ़ी औरत ने पीछे से आगे की तरफ जाकर चलती कार के ही स्टीयरिंग को पकड़कर उस कब्रिस्तान की तरफ घुमा दिया था, जिसकी वजह से वह कार सीधा जाकर उस कब्रिस्तान के लोहे के गेट से जाकर टकरा गई थी। लेकिन टक्कर होने के बाद किसी को भी वहां पर वह बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी थी। वह आदमी मुझसे कहता है कि मुझे अब तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह बूढ़ी औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया था। उस वक्त उस आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शायद मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि उस डरावनी आत्मा ने जिस वक्त मेरे ऊपर हमला किया था उस वक्त उसने मुझे बताया था कि आज पूरे कब्रिस्तान को दावत देने की बारी मेरी और मेरी बहन की है। तो हो सकता है वह जो बूढ़ी औरत थी जिसने उस आदमी और उस औरत के ऊपर हमला किया था वह उस डरावनी आत्मा की बहन होगी जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। अब उस आदमी के मुंह से वह कहानी सुनने के बाद मैं भी उस आदमी को अपने साथ जो कुछ हुआ वह पूरी कहानी सुनाता हूं। उस वक्त तक मेरी मां को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका था और उनको डर था कि कहीं वह डरावनी आत्मा फिर से मेरे ऊपर हमला करने के लिए मेरा पीछा ना कर दे। इसी वजह से उन्होंने हमारे घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी और हमारे घर पर हवन करवाया था, जिसमें लगभग 5 पंडितों को बुलाया गया था। तभी उनमें से जो सबसे बड़े और मुख्य पंडित जी थे उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने तक अपने घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि 1-1.5 महीने तक जब तक उस डरावनी आत्मा को उसका दूसरा शिकार नहीं मिल जाता तब तक वह तुमको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर तुम उसी तरह उस सड़क पर कहीं पर उसको चलते या ऑटो चलाते हुए दिखाई दे गए तो फिर वह वहां से पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक भी आ सकती है। और अगर एक बार वह तुम्हारे घर तक आ गई और उसको अगर तुम्हारे घर का पता चल गया तो वह तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। वह तुम्हारे पूरे घर को खा जाएगी। इसी जिसको चलाने में भी पापा को ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।